नमस्कार मित्रों, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं मुकेश शर्मा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। गणित के पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में योग कैसे होता है, मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे है, यानी मैट्रिक्स के जो मूलभूत प्रकार थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। जो मूलभूत कॉन्सेप्ट थे, जो सिद्धांत थे, हमने उनका अध्ययन किया। एक प्रकार से मैट्रिक्स का जो सामान्य जो परिचय था या सामान्य जानकारी थी वो हमने प्राप्त की है। अब हमारे जो पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं उनको लेकर हम चलते हैं, ताकि हमें ये रहे कि हमारी पाठ्य पुस्तक के सवालों को हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो कुछ एक प्रश्नों को मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। उन प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रश्न हो रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर हमने पीछे के सभी कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखा है और समझा है तो इनमें बिल्कुल भी परेशानी हमें नहीं होगी। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे जो कि हमारी पाठ्य पुस्तकें ही हैं। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है तो आप उसमें भी देख सकते हो, अन्यथा यहाँ सवाल लिखे जा रहे हैं। उन सवालों को देख के आप इनको करने का प्रयत्न कीजिए, और साथ में हम करेंगे अभी। उसके बाद में एक बार फिर से आप जब इनको रिपीट करोगे तो निश्चित रूप से आपको ये एक्सरसाइज एकदम ईजी लगेगी। ठीक है, पहला सवाल है अपना, ए बी व सी के किन मानों के लिए अवयव ए तथा बी समान है। एक सवाल दे रखा है हमें, उसमें ये कह रहा है कि आपको ए बी और सी के मान बताने हैं, और कब क्यों बताने हैं और किस लिए बताने हैं, कैसे, जब अवयव ए और बी समान है। जहां जो मैट्रिक्स ए है, अवयव ए है, वो दे देखिए a-2 3 2c 12c b+2 bc, और जो b है वो दे रखिए bc 6b a 3b। ये हमारा पहला सवाल है। सवाल को आपने देखा होगा। सवाल है ए बी व सी के किन मानों के लिए अवयव ए और बी समान है। आप ज्ञात क्या करने हैं, ए का, बी का और सी का मान। और जबकि दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है ए और बी समान है, तो यानी कि हम समान मैट्रिक्स के जो गुणधर्म है कि जब दो मैट्रिक्स समान होती है तो उनमें क्या प्रॉपर्टी आती है या उनका क्या विशेष गुण होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स समान कब होगी, जब उनके संगत अवयव समान हो और दोनों समान क्रम की होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ये मैट्रिक्स दो पंक्तियों और तीन स्तंभों से मिलकर बनी है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 गुणा 3 है। ये मैट्रिक्स यहाँ पे 2 गुणा 3 क्रम की है, तो इनका क्रम समान है। और हमें दिया हुआ है कि ये समान है, यानी कि जो a-2 का मान है वो b के संगत मान यानी कि b के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि a तथा b समान अवयव है, समान मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, इनके संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इनके संगत अवयव बराबर होंगे। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है कि इनके जो संगत अवयव हैं वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे a-2 का मान किसके बराबर आ गया, b के। a-2 का मान b के। 3 किसके बराबर आ जाएगा, c के। और c का तो क्लियर मान दिखाई दे रहा है कि जो 3 है वो किसका मान है, c का, यानी कि c बराबर 3। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा हमने देख लिया। यहाँ 3 है, यहाँ c है, तो c का मान 3। ये देखो 2c का मान 6 आ रहा है। हमारे पास यहाँ से भी आ सकता है कि c का मान 3 है तो 2c का मान 6 आ गया, यानी कि ये इसके बराबर हो गया। तो कहने का मतलब हमारे पास c का मान जो है वो 3 प्राप्त हो चुका है। अब देखो यहाँ 12c किसके बराबर होगा, 12c बराबर होगा 6b के, यानी 12c जो है वो 6b के बराबर है। और हमारे पास c का मान कितना है, हमारे पास c का मान यहाँ रहा 3, तो c बराबर 3 रख दें, तो 12 गुणा 3 बराबर 6b। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि b का मान आ जाएगा 6। ये लो b का मान भी आ गया कितना, 6।
तो सी का मान आ गया, बी का मान आ गया, अब रहा ए का मान। ए का मान हम इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। जब मैं इसमें बी का मान रखूंगा, बी का मान आया है 6, तो a - 2 बराबर b में b का मान रखने पर, जब हम b का मान रखते हैं तो b का मान रखने पर a - 2 बराबर 6, a बराबर 6 + 2 बराबर 8, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें a, b और c के जो मान है वो c का मान 3, b का मान 6 और a का मान 8, ये 3 मान हमें प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा लगा है कि अगर दो अवयव समान है, जैसे यहाँ a और b है, तो उनका क्रम समान है और उनके संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये हमारा पहला सवाल है। अगर इसमें कोई समस्या है आपको वापस रिपीट करके आप चेक कर सकते हो, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। तो ध्यान रखें, अगर दो मैट्रिक्स समान है तो उनके संगत अवयव समान आएंगे। ये आपका पहला सवाल, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो दूसरा सवाल मैंने लिया है, जो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को देखें। दूसरा सवाल है x के किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए 1x1, 132, 251, 1532 और 12x ये जो मान है 0 आता है। देखिए बढ़िया सवाल है ये, गणित में मैट्रिक्स गुणन का ये सवाल है कि x के किन मानों के लिए इन तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, इन तीन मैट्रिक्स का गुणनफल 0 आता है। यहाँ पे ये 0 क्या है, यहाँ पे ये 0 एक तरीके से शून्य अवयव कितने क्रम की है वो निर्भर करता है इनके गुणनफल से प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स पे, कि इनके गुणनफल से जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी उसका क्रम कितना है, उसके हिसाब से ये जो शून्य मान सकते हैं या हम ये कहें ये आपकी नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है। तो कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले अगर मान लो कि मैंने मैट्रिक्स ए इसको मान ली, जो पहला मैट्रिक्स है उसको ए, इसको मैंने मैट्रिक्स बी माना है और इसको मैंने मैट्रिक्स सी माना है और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये आपस में गुणा हो रहे हैं। यानी कि हमें तीन मैट्रिक्स को गुणा करना है, ए, बी और सी को। तो गुणा करने के लिए हम तीनों को एक साथ गुणा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम पहले दो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे। अब दो मैट्रिक्स के गुणा करने का तरीका, या तो हम पहले ए को बी से करें या हम पहले बी को सी से करें। क्या हम ए को भी सी से गुणा कर सकते हैं क्या? तो इसके देखो यहां पे मैं बात करूं कि जो ए है उसका क्रम कितना है। ए का क्रम हम यहां देखें तो ए का क्रम है 1 × 3। बी का क्रम कितना है 3 × 3 और सी का क्रम कितना है, सी का क्रम है 3 × 1। तो अगर मैं पहले ए को बी से गुणा करता हूं या पहले बी को सी से गुणा करता हूं तो क्या दोनों ही केस में सही है? हमने साचर्यता के नियम में यह पढ़ा था कि मैट्रिक्स साचर्यता की जो प्रॉपर्टी है वो हमने देखी थी कि ए बी गुणा सी जो है वो ए गुणा बी गुणा सी के बराबर होती है। मैट्रिक्स साचर्यता में हमने ये देखा था कि अगर तीन मैट्रिक्स है जिनका गुणनफल संभव हो तो पहले आप ए बी को गुणा करके सी से गुणा करो या पहले बी सी को गुणा करके ए से गुणा करो, दोनों का मान समान आता है। ये हमारे मैट्रिक्स गुणन के साहचर्य नियम में हम ये बात हम पढ़ चुके हैं, इसको प्रूव भी कर चुके हैं। हम 2 या 3 मैट्रिक्स हमने लेके इसको प्रूव किया था। तो मैट्रिक्स गुणन के साहचर्य नियम में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी और सी, ए का बी से गुणनफल संभव है क्योंकि गुणनफल संभव होने की जो शर्त है वो यही है
कि इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति यानी कि ए की स्तंभ और बी की पंक्ति समान होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो हम ये कहेंगे ए का तो बी से गुणा संभव है। क्या बी का सी से गुणा संभव है? तो बी की स्तंभ और ए सी की पंक्ति ये भी बराबर है, यानी कि हम पहले ए को बी से या हम पहले बी को सी से गुणा कर सकते हैं। कहने का मतलब हम ये नियम या ये लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी दोनों ही तरीके से इनको फॉलो कर सकते हैं। जो सवाल आया है तो हम क्या करेंगे, हम प्रारंभ से ही चलेंगे। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पहले ए को बी से करें, लेकिन सीधी सी बात है कि जहां से हमने शुरुआत की है हम वहीं से फोकस करते हैं सवाल को। अच्छा, तो क्या ए को हम बी से गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब मैं ए को बी से गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यानी कि कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, कौन सी का मतलब किस क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पे ये तीन बराबर आ गए तो मुझे मिलेगी 1 गुणा 3 क्रम की। 1 गुणा 3 क्रम का मतलब मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें एक ही पंक्ति है और 3 उसमें स्तंभ है, यानी कि एक पंक्ति में 3 स्तंभ मुझे मिलेंगे, एक पंक्ति मिलेगी और 3 स्तंभ मिलेंगे। ये आपकी, और उसको फिर किससे गुणा करना पड़ेगा मुझे, सी से, जिसका क्रम है 3 गुणा 1। तो इनका गुणनफल भी संभव है, यानी गुणन तो संभव है। अब चलो, ये तो बेसिक बातें हैं कि इनका गुणन संभव है। अब मैं बात करता हूं गुणन की। गुणन कैसे करें? तो गुणन करने के लिए हम पहले पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि A11, देखो ए को 1 से गुणा करेंगे प्लस x को 2 से गुणा करेंगे, थोड़े से बड़े लिख देता हूं ताकि ढंग से दिखाई दे। 1 को 1 से गुणा करेंगे, x को 2 से गुणा करेंगे और 1 को 15 से गुणा करेंगे। ये आपका A11 आ गया। अब A12 आएगा, A12 एलिमेंट होता है यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, पुनः इसी को क्या 1 गुणा 3, बीच में कोमा नहीं लगानी है, ऐसे नहीं कि ठीक हम कोमा लगा दें, ये अलग, जैसे इनमें कोई कोमा नहीं है, यहाँ कोई कोमा नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी ऐसे नहीं कि कोमा लगा दे, कोमा नहीं लगाई जाती है। तो 1 गुणा 3 फिर x गुणा 5 प्लस x गुणा 5 प्लस 1 गुणा 3, फिर से 1 गुणा 3। अब इस पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो आएगा 1 गुणा 2 प्लस x गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक गुणा 3 क्रम की, तो ये आगे 1 गुणा 3 क्रम की, और आगे क्या है, आगे है 1 2 और x बराबर 0। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं हम, ये केवल समझाने के उद्देश्य से लिखा गया है। अगर आपको मैट्रिक्स गुणन आता है तो इस पद को आप नेग्लेक्ट करके, यानी कि इसको छोड़ करके आप अगला पद लिख सकते हो। वो क्या होगा, देखो वो आ जाएगा हमारे पास कि जब हमने इनको गुणा किया 1 प्लस 2x प्लस 15 यानी कि 2x प्लस 16, ये आ जाएगा 5x प्लस 6, और ये आ जाएगा x प्लस 4, यानी आप सीधा ये लिख सकते हो। और ये जो है वो समझाने के लिए, इसके आगे क्या है 1 2 और x, और बराबर में क्या है नल मैट्रिक, ये 0 मतलब नल मैट्रिक है। अब वापस वही, ये दो मैट्रिक्स है, इनका गुणा करेंगे तो पंक्ति को स्तंभ से करेंगे। अच्छा, आएगा कितने क्रम की मैट्रिक्स, ये 1 गुणा 3 है, ये 3 गुणा 1 है, ये 3 और 3 बराबर है, तो 1 गुणा 1 का हमारे पास, यानी केवल एक पद आएगा। वो पद क्या आएगा, वो पद आ जाएगा 2x प्लस 16 को 1 से गुणा किया, 2x प्लस 16 प्लस 5x प्लस 6 को 2 से किया तो 2 गुणा 5x प्लस 6, और x प्लस 4 को x से किया तो x प्लस 4 को x से गुणा बराबर 0, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 16 प्लस 10x प्लस 12 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x बराबर, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके संगत अवयव, इसमें भी एक ये अवयव है, और ये अवयव कौन सा है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर का पद पहले लिखते हैं, 4x और 10x 14 और 2 16x, और
यहाँ पे रह गए 12 और 16 यानी कि 28 बराबर 0। यानी कि आपके पास ये एक द्विघात समीकरण आई है। द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुई है। तो इस द्विघात समीकरण को सरल करने की हमारे पास काफी मेथड है, जिसमें पहला मेथड आपका गुणनखंड विधि। कक्षा 9 व 10 के अंदर इस विधि को हमने काफी बार किया है। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक का गुणा देखते हैं कितना है। जैसे यहाँ 28 है, यहाँ 1 है, तो गुणा कितना है 28, और x का गुणांक देखते हैं 16, और हम 16 के टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं 16 के टुकड़े इस प्रकार से करते हैं, यानी कि 28 के गुणनखंड करते हैं। आप ये कह सकते हो कि 28 के गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 16 जाए। जैसे 28 के गुणनखंड में सीधी सी बात है, मैंने कहा 14 दूनी 28, 14 को 2 से गुणा करेंगे 28 आएगा। अब 14 में 2 जोड़ने पर 16 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 16 के क्या टुकड़े करें, 16 के क्या टुकड़े करें कि गुणा करने पर 28 आ जाए। तो 16 के दो टुकड़े हैं, वो आ गए 14 और 2। क्या 7 और 4 होते हैं क्या? 7 और 4 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 7 को 4 से गुणा करने पे 28 तो आ सकता है, लेकिन 7 में 4 जोड़ने या घटाने, हम घटा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ क्या है। तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 16 नहीं आएगा, तो 16 आने का। अब 4 और 4 16, 8 और 8 16 कर सकते हैं हम, 8x प्लस 8x, लेकिन 8 और 8 को गुणा करने पर 28 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से 14 और 2 हमारे टुकड़े हो गए। ये आपकी पहली गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि से करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0। अब पहले प्रारंभिक दो में कॉमन ले लेंगे और अंतिम दो में हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन केवल x आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 14 बचेगा। इन दोनों में कॉमन यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 14 बच जाएगा बराबर 0। फिर से देखते हैं, इनमें कॉमन x प्लस 14 आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 2 रह जाएगा। अब या तो क्या होगा, या तो x प्लस 14, दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब उनमें से या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है, या हम कहें दोनों संख्याएं 0 है। तो या तो x प्लस 14 जो है उसका मान 0 होगा, या x प्लस 2 का मान 0 होगा। जब x प्लस 14 का मान 0 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -14, और जब x प्लस 2 का मान 0 है तो x का मान -2। कहने का मतलब हमें प्रारंभिक सवाल में क्या पूछा था, x के किन मानों के लिए, तो x के जो किन है उन किन की बजाय आ जाएगा -2 और -14। यानी कि अगर मैं x की जगह -2 रखता हूं तो इन तीनों ही मैट्रिक्स का गुणनफल 0 आता है। अगर मैं x की जगह -14 रखता हूं तब भी इन तीनों मैट्रिक्स का गुणनफल 0 आता है। ये हमारे गुणनखंड विधि से। अभी मैं बात कर रहा था कि द्विघात समीकरण को सरल करने की, तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से भी हम सरल कर सकते हैं। इसके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, पूर्ण वर्ग विधि, जिसमें हम x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं, उस प्रकार से भी सरल कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे सरल होता है द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम कहते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। किसके लिए? ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जैसे द्विघात समीकरण के लिए। कि अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसमें हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारा सवाल था कि x के किन मानों के लिए इन तीनों मैट्रिक्स का गुणनफल 0 आ जाता है। तो हमने इन तीनों मैट्रिक्स का गुणा किया है, बराबर में 0 रखा है, एक द्विघात समीकरण आई है, और द्विघात समीकरण को सरल करने पे हमारे पास x के दो मान -2 और -14 हमें प्राप्त हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा सवाल। इन सभी सवालों को आपको पुनः नोट करने हैं, इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। और कोई भी समस्या आए तो वीडियो को बार बार देखते रहना है, ताकि कोई भी समस्या है उसका निवारण आपके सवालों के द्वारा ही हो जाए। तीसरा सवाल देखते हैं।
तीसरा सवाल है, यदि a-2i का मान कितना दे रखा है, -1 2 3 -2 1 1 3 -1 0 हो, तो a इंटू ए का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का परिवर्त बात करेंगे। पहले मैं सवाल लिख देता हूं, ज्ञात कीजिए जहां i 3/3 क्रम की एक इकाई आव्यूह है। ये हमारा सवाल को देखते हैं। यदि a-2i का मान हमें एक मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है, a क्या है हमें नहीं पता, i क्या है हमें पता है। i क्या है, i है एक 3/3 ऑर्डर की इकाई, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसी वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्णों का मान 1 हो, बाकी सारे अवयव 0 हो, और है भी कितनी 3/3 की है। तो 3/3 की इकाई आव्यूह ये होती है। आई बात समझ में? तो ये रहा i का मान, और यहाँ एक पद आया है a⁻t, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ a। ट्रांसपोज किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमने पहले अध्ययन किया है, एक वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और हिंदी में कहें ट्रांसपोज को, यानी कि परिवर्त। ट्रांसपोज यानी परिवर्त, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज परिवर्त जो है, यदि हम रो और कॉलम को, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज कर दें, बदल दें, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है, मान लो क्या ये ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है, अगर हम इस मैट्रिक्स के पंक्तियां, जो इसमें 3 पंक्तियां हैं, उनको स्तंभों की जगह और स्तंभों को पंक्तियों की जगह रख दें, तो हमारे पास AT का मान आ जाएगा, यानी कि उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब रही बात इस सवाल के लिए, तो हमें जो दिया हुआ है कि A, तो A की जगह हम A रखेंगे, 2 की जगह 2, और I की जगह I का मान यानी कि मैट्रिक्स रख देंगे, बराबर -1 2 3 -2 1 1 3 -1 0। ये आ गया। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो i है वो 2 से गुणा हो रही है, 2 एक अदिश राशि है, तो हम क्या करते हैं, इस संपूर्ण मैट्रिक्स को 2 से गुणा कर देंगे। a-2 0 0 0 2 0 0 0 2 -1 2 3 -2 1 1 3 -1 0। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को उधर भेजता हूँ, हम यहां से भी कर सकते हैं कि -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो इसको हम उधर भेज देते, इधर क्या बचेगा, केवल बचेगा a, और a क्या आएगा, a आएगा ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा किसको, 2i को। यहां से हम देख सकते हैं a बराबर दिस प्लस 2i, ये कितनी है, इसमें हम 2i को जोड़ देंगे। 2i को जोड़ने का मतलब इसको जोड़ना, और जोड़ने के लिए हमने देखा है कि जब 2 मैट्रिक्स का योग किया जाता है तो क्या करते हैं कि पहली शर्त तो ये होती है कि उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, जो कि है। दूसरा, उनके संगत अवयवों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मैट्रिक्स A आ जाएगी। A क्या आएगी, -1 में हम 2 को जोड़ते हैं तो 1 आता है, -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2, और 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, -1 में 0 जोड़ेंगे -1, 3 में 0 को जोड़ेंगे 3, 1 में 0 को जोड़ेंगे 1, और 0 में 2 को जोड़ेंगे 2। ये हमारे पास a आई है। अब बात करते हैं AT, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, A इंटू AT, A और मैट्रिक्स A और A के परिवर्त, ट्रांसपोज का गुणनफल। तो जो हमारे पास A आ चुका है, तो AT आने में या AT प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलना है। बदलते हैं। जो 1 2 3 पहला स्तंभ है उसको मैं पहली पंक्ति बना देता हूं, -2 3 1 3 -1 2। तो इस प्रकार से ये आ गया 1 और A का ट्रांसपोज। अब हमें पूछा है इनके गुणनफल के बारे में, तो हमें इनका गुणनफल करना है, यानी कि A को AT से गुणा करना है। और ये काम आपको स्वतः ही अपनी कॉपी में करना है, क्योंकि पिछला जो सवाल किया था उसमें भी हमने देखा था कि 2 मैट्रिक्स या 2 से अधिक मैट्रिक्स कैसे गुणा होती है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है, और गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो आपका ये A × AT, यानी कि आपका प्रश्न जो है वो ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको A और AT ज्ञात करने के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन गुणनफल ज्ञात करना है। आगे एक सवाल और देखते हैं। चौथा सवाल, जो चौथा सवाल है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो उसको भी हमें देखना है। एक सवाल में यहां लिख रहा हूं, आर्ग्यू A का क्रम 3 × 4 है तथा B इस प्रकार का आव्यूह है कि ATB व ABT दोनों परिभाषित है। B का क्रम क्या होगा, या B का क्रम ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है A और दूसरी मैट्रिक्स है B। हमें A के बारे में जानकारी दे रखी है कि जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर जो है वो 3/4 का है, यानी कि जो A है उसमें 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ है, जबकि B के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। आगे ये कह रहा है A का ट्रांसपोज और गुणा B परिभाषित है, यानी कि जो A का ट्रांसपोज है उसका B से गुणनफल संभव हो रहा है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि A और B का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है, यानी कि A का ट्रांसपोज B संभव है और A और B का ट्रांसपोज भी संभव है। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां पे संभव है। और जब ये संभव है इसका मतलब कि A के ट्रांसपोज का जो देखो 2 मैट्रिक्स गुणा हो रही है, और गुणा के लिए क्या होना चाहिए, गुणा के लिए पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। ये अपना कॉन्सेप्ट है गुणनफल का, और वही कॉन्सेप्ट हमें यहां लगाना है। तो देखो क्या करते हैं, हम ये लिखेंगे, माना B का क्रम, ऑर्डर ऑफ B m × n है। हमने B का क्रम मान लिया, और mn क्योंकि हम जनरली ऑर्डर को m और n के रूप में ही डिनोट करते हैं, तो इसका क्रम B ATB, AT का क्रम, AT का मतलब ट्रांसपोज ऑफ A का क्रम। जब आप किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज करते हो तो पंक्तियां स्तंभों में और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे। तो A का क्रम कितना है 3/4 का, तो AT का क्रम कितना हो जाएगा 4/3 का। नॉर्मल सी बात है। ये होने के बाद में देखो AT का क्रम आ गया हमारे पास, B का क्रम आ गया। अब ये कहना है AT भी परिभाषित है। AT भी परिभाषित होने का मतलब ये है AT भी परिभाषित है, यानी कि अर्थात A का जो ट्रांसपोज है में स्तंभों की संख्या किसके बराबर आ जाएगी,
बी में पंक्तियों की संख्या, ये एटी में, अच्छा एटी में स्तंभ कितने हैं, एटी में स्तंभ है 3 और बी में पंक्तियां कितनी है, बी में पंक्तियां हैं m, तो m का मान कितना आ गया 3। अब बात करते हैं ए बी टी। तो भाई जब b का क्रम m गुणा n है तो बी टी का क्रम कितना होगा, बी टी का क्रम हो जाएगा n गुणा m, ट्रांसपोज ऑफ b, ट्रांसपोज ऑफ b, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ b आ जाएगा n इंटू m। तब ये भी संभव है, तो ए बी टी संभव है, ए बी टी क्या है, संभव है। तो ए बी टी संभव है तो क्या हो जाएगा, ए में वही बात, ए में स्तंभ बराबर बी टी में पंक्ति, ए में स्तंभ बी टी में पंक्ति, ये दोनों बराबर होंगे। तो ए में स्तंभ कितने हैं, ए में स्तंभ है 3 और बी टी ए में स्तंभ कितने हैं, ए बी टी संभव है तो ए में स्तंभ 3 नहीं है, सॉरी ए में स्तंभ है 4, ए में पंक्तियां 3 है, स्तंभ 4 है और बी टी में पंक्तियां कितनी है, तो बी टी का क्रम n गुणा m है तो इसमें आ गया n, यानी कि 4 बराबर n, अर्थात हमारे पास m और n का मान आ गया। तो हम कह सकते हैं कि b का क्रम, तो b का क्रम क्या आ जाएगा, b का क्रम 3 गुणा 4 प्राप्त होता है। आई बात समझ में। इन चारों सवालों को हमें करना है और करने के बाद में एक बार फिर से इनको रिवीजन करना है, ये भी कहीं ना कोई ना ऐसी चीज नहीं हो जो हमें समझ में नहीं आ रही है। इनसे संबंधित कोई भी सवाल है वो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन सवालों को आपको आना आवश्यक है कि भाई ये सवाल कोई ऐसी चीज में नहीं रह जाए जो आप नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा है तो आप पिछले वीडियोस का दोहरान कीजिए, इसमें बताए गए कॉन्सेप्ट को समझिए, तो ठीक है। कोई भी समस्या हो तो इस सवाल को भी आप नोट करें।